क्या बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में अब दरार आ चुकी है और क्या इस दरार के पीछे अहंकार है? आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भगवान श्री राम का न्याय इतना सच्चा है कि जिस बीजेपी ने उनकी भक्ति करने के बाद अहंकार किया, उसे भगवान श्री राम ने 241 सीटों पर रोक दिया और जिस विपक्ष ने भगवान राम का विरोध किया, उसे उन्होंने मिलकर भी सबसे बड़ा गठबंधन नहीं बनने दिया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। देखिए, वैसे इंद्रेश कुमार ने बात तो दोनों की कही। उन्होंने बीजेपी के बारे में भी कहा और उन्होंने विपक्ष के बारे में भी कहा, लेकिन लोगों ने बीजेपी को लेकर उनकी टिप्पणी को पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी और संघ के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि संघ का कोई भी नेता बीजेपी के बारे में ऐसी टिप्पणी करे या फिर बीजेपी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से संघ के बारे में कभी भी अपना मुंह खोले। इसलिए इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है। पिछले एक हफ्ते में आरएसएस की तरफ से आया इस तरह का यह दूसरा बयान है, जिसमें संघ ने बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को अहंकार से जोड़ा है। इंद्रेश कुमार से पहले इसी हफ्ते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक भाषण में 2 मुद्दे उठाए थे, जिनमें पहला मुद्दा था अहंकार का और दूसरा मुद्दा था मणिपुर की हिंसा का। और ये दोनों ही वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को बहुत चुभते हैं और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। आज पूरा देश इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जानना चाहता है और इस विश्लेषण को आप इन 5 बड़ी बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, यह बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के मतभेद अब सार्वजनिक हो चुके हैं। किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी कि कभी बीजेपी और संघ के बीच इस तरह के रिश्ते बनेंगे। रिश्तों में इस तरह की खटास आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिसने आरएसएस की कोख से जन्म लिया है। बीजेपी आरएसएस की गोदी में पली बड़ी हुई पार्टी है। वो आरएसएस के बारे में कभी ऐसा कैसे सोच सकती है, या फिर आरएसएस के नेता भी कभी बीजेपी के बारे में ऐसा कहेंगे, ये किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर अंदर बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे मतभेद भी हो सकते थे, लेकिन इस तरह वो बातें सार्वजनिक रूप से आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दूसरा, अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस युग में, इस नए युग में 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें पहली चुनौती है एनडीए की गठबंधन सरकार को चलाना। यह खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है आरएसएस के साथ समन्वय बैठाकर आगे बढ़ना। तो ये 2 चुनौतियां उनके लिए अब आने वाले समय में है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक साथ चलना शायद कम मुश्किल होगा, लेकिन संघ के साथ यह काम कुछ ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि संघ एक निस्वार्थ काम करने वाली संस्था है और उसे सरकार से कुछ नहीं चाहिए। उसकी सरकार से ना तो कोई इच्छा है, ना उसकी ऐसी कोई मंशा है, और वो निस्वार्थ भाव से काम करती है। लेकिन बीजेपी को जरूर संघ की मदद की आवश्यकता आगे भी पड़ सकती है, क्योंकि संघ की मदद से ही बीजेपी अभी तक इतना अच्छा प्रदर्शन करती आई है। और तीसरी बात, इन बयानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनावों के दौरान आरएसएस का बीजेपी को ग्राउंड सपोर्ट इस बार नहीं मिला और आरएसएस ने इस बार के चुनावों में उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना पहले के चुनावों में दिखाई देता था। और यह बात सबने महसूस की चुनाव के दौरान,
और सबको इस बात का आभास हुआ कि इस बार संघ का जो उनकी जो भागीदारी रहती थी चुनाव में, इस बार वो भागीदारी देखने को नहीं मिल रही थी। और शायद यही एक वजह है कि बीजेपी 240 पर अटक गई, 241 पर अटक गई। और आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब आगे बढ़ चुकी है और इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस बयान के बाद भी आरएसएस को यह बयान बात चुभी हो। एक और बड़ा कारण यह हो सकता है कि आरएसएस की विचार शैली बीजेपी की विचार शैली से अब अलग है। संघ का वैचारिक सिद्धांत यह है कि संगठन एक व्यक्ति पर आधारित ना होकर समग्र होना चाहिए और संघ हाईकमांड वाले मॉडल के भी खिलाफ है। और बीजेपी ने मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जिस तरह से 400 पार का नारा दिया, उससे शायद हो सकता है कि संघ सहमत ना हो, क्योंकि संघ सिर्फ एक व्यक्ति को महत्व देने के हमेशा से खिलाफ रहा है। और यहां दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि संघ चाहता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो, और जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी में खुलेआम भर्ती किया जा रहा है, उन्हें टिकट दी जा रही है और बीजेपी में भी कार्यशैली में जो बदलाव आ रहे हैं, उसे संघ बीजेपी के कांग्रेसीकरण के तौर पर देखता है और वो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और संघ शायद ये भी चाहता है कि बीजेपी में एक मजबूत सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी में क्षेत्रीय नेता धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और दिल्ली जैसे कई राज्यों में बीजेपी के पास कोई भी ऐसा स्थानीय क्षेत्रीय नेता नहीं है जो अपने चेहरे पर पार्टी को अपने दम पर चुनाव जिता सके। उस स्थिति ने पार्टी को काफी कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि संघ चाहता है कि बीजेपी में क्षेत्रीय नेताओं की एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व मिलना चाहिए और जितने भी बड़े फैसले हैं वो सारे मिलजुल कर होने चाहिए। हालांकि यहां ये तो सिर्फ एक पक्ष है और इसीलिए तो हम अपने शो का नाम हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शख्सियत एक ऐसे नेता की है जो किसी भी देश में एक सदी में एक आध बार ही आता है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मानते हैं कि अब मोदी के बाद बीजेपी को किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है और वो एक ऐसे शक्तिशाली इंजन की तरह हैं जो अकेले अपने दम पर ही बीजेपी को खींचकर आगे ले जा सकते हैं। यानी भारत की राजनीति में आज सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और बीजेपी इस ब्रांड के आसपास अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। रही बात संघ के एजेंडा की, तो बीजेपी का ऐसा उनके नेताओं का यह भी कहना है कि अभी तक उन्होंने 10 साल में जो काम किया है वो संघ के एजेंडे को ही तो पूरा किया है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे दूसरे बड़े फैसले हो और चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। ये सारा जो एजेंडा है ये सारा संघ का ही तो है जिसे बीजेपी ने अपने दम पर लागू कर दिया है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, यानी दुनिया के 7 बड़े देशों का एक ऐसा समूह जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इसीलिए इसे G7 कहते हैं। और जिस तरह दुनिया के 20 बड़े देशों के संगठन को G20 कहते हैं और जिस तरह G20 का वार्षिक समिट पिछले साल भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, ठीक उसी तरह से G7 देशों का यह वार्षिक समिट इस बार इटली में हो रहा है। G20 की तरह भारत G7 देशों का भी स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में एक विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है और इस समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई और इस मेलोडी मुलाकात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये मेलोडी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम मेलोनी और मोदी को जोड़कर दुनिया के लोग जब इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो इसे मेलोडी का नाम दे दिया गया है। और आज इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने नमस्ते के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। देखिए आप।
इसके अलावा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी के इटली पहुंचने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है उस सब घटनाओं की सारी तस्वीरें अब आप यहां देख सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी असल में भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं और आपने देखा होगा कि भारत में सोशल मीडिया पर अक्सर उनके बारे में बहुत बातचीत चलती रहती है, उनके बारे में बहुत सारे मीम्स, उनके बहुत सारे वीडियोस लगातार चलते रहते हैं। तो यानी भारत में भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समान हैं। 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 47 वर्ष की जॉर्जिया मेलोनी वर्ष 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनी थी और पिछले 2 वर्षों में दोनों नेताओं की कुल मिलाकर 5 बार मुलाकात हो चुकी है। और आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी में कई समानताएं हैं। देखिए क्या क्या है। पहली समानता यह है कि दोनों नेता अपने अपने देश में राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि G7 में जॉर्जिया मेलोनी को छोड़कर जितने भी बाकी नेता हैं वो सब अपने अपने देशों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने देशों में बड़े वीक विकेट पर हैं। सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ऐसी हैं जो अपने देश में बहुत मजबूत हैं और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जो लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं और वो बहुत मजबूती से अपनी इस तीसरी पारी का आरंभ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों ही नेता अपने अपने देश में गठबंधन की ही सरकारें चला रहे हैं और जिस तरह जॉर्जिया मेलोनी के गठबंधन को यूरोपीय यूनियन के चुनावों में बड़ी जीत मिली है, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए गठबंधन को भारत के लोकसभा चुनावों में हाल ही में जीत मिली है। तो दोनों ने ही हाल के इलेक्शंस में जीत हासिल की है। तीसरी बात, जिस तरह बीजेपी का उदय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा हुआ, ठीक उसी तरह का उदय जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का उनके कार्यकाल में हुआ है और मेलोनी की पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चौथा, दोनों नेताओं की पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा को मानती हैं और दोनों ही नेताओं की पार्टियों को और दोनों ही नेताओं को अपने अपने देश में राइट विंग लीडर और राइट विंग पार्टी माना जाता है। तो दोनों ही राइट विंग लीडर हैं। इन्हें भी, जॉर्जिया मेलोनी को भी इटली में एक राइट विंग लीडर माना जाता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हमारे देश में माना जाता है। पांचवी बात, प्रधानमंत्री मोदी 18 वर्ष की उम्र में ही राजनीति में आ गए थे या सार्वजनिक जीवन में आ गए थे और जॉर्जिया मेलोनी ने भी 19 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रख दिया था, सार्वजनिक जीवन में कदम रख दिया था। और इन दोनों नेताओं में एक और बड़ी समानता यह है कि दोनों ही नेता बहुत गरीबी से उठकर आए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी बचपन में उन्होंने बहुत गरीबी में अपने दिन बिताए हैं और जॉर्जिया मेलोनी की मां भी काफी गरीब थी और उन्होंने जीवन यापन के लिए काफी संघर्ष किया था। तो ये कुछ समानताएं हैं जो दोनों के बीच आप आज देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज ये भी जानना चाहते होंगे कि जब भारत G7 देशों का स्थायी सदस्य है ही नहीं तो फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इस बार समिट में क्यों बुलाया गया और इससे पहले भी क्यों बुलाया जाता है, वो वहां क्या कर रहे थे जब भारत इसका सदस्य है ही नहीं। तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला ये कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था G7 के 3 देश फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी है और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट G7 देशों के जीडीपी ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% था, जबकि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान जैसे 7 अमीर देशों का औसत जीडीपी ग्रोथ रेट मिलकर 1.7% था। तो यहां देख लीजिए, ये 7 देशों की मिलाकर जीडीपी ग्रोथ रेट कहां है और भारत की कहां है। एक जमाने में ये G7 देशों का जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 60% हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर 40% रह गया है। दूसरा कारण यह है कि इस समय भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह है और वैश्विक व्यापार के लिहाज से दुनिया के लिए सबसे जरूरी देश है और IMF का कहना है कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन बन सकता है जो उपभोग, निवेश
और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। तीसरी बात, भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है और G7 देश चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत उनके संगठन की वार्षिक बैठक में शामिल हो। चौथा कारण यह है कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ, हिंद महासागर क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है और इस लिहाज से भारत G7 देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के रशिया के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए G7 देश भी भारत को पूरा महत्व देना चाहते हैं। आज इन दो तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें एक तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जो एक कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड लीडर्स की पंक्ति से छिटक कर कुछ दूर चले गए और ऐसा लगा कि वो कुछ कंफ्यूज हो गए हैं या फिर वो भटक से गए हैं। जिसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 81 वर्ष के जो बाइडेन को वापस खींचकर लाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्हें कहां पर खड़ा होना है और कहां देखना है। दूसरा वीडियो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का है, जिसमें G7 देशों के जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऐसा लगा जैसे कुछ मतभेद हो गया है या झगड़ा हो गया है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट में महिलाओं को अबॉर्शन कराने के अधिकार का मुद्दा डाला जाए और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चाहती थी कि इस मुद्दे को G7 देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में न डाला जाए और इसी बात पर दोनों नेताओं में मतभेद हो गए और आखिरकार जॉर्जिया मेलोनी के दबाव के बाद अबॉर्शन के मुद्दे को जॉइंट स्टेटमेंट से हटाना पड़ा और अब इसके लिए जॉर्जिया मेलोनी की काफी आलोचना भी हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो एक महिला होते हुए भी महिलाओं के अबॉर्शन कराने के अधिकार के खिलाफ कैसे हो सकती है। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि भारत दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं। दूसरा, भारत अर्थव्यवस्था के हिसाब से दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत को G7 का सदस्य देश होना चाहिए, चाहे तो वो इसका नाम अब G8 कर सकते हैं, G9 कर सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि देखिए G7 में ना तो चीन इसका सदस्य है और ना ही रशिया अब इसका सदस्य है। ये दो बहुत बड़ी महाशक्तियां इस G7 से बाहर हैं, लेकिन रशिया के बारे में ये G7 देश फैसला कर लेते हैं। तो हम आज ये कहना चाहेंगे कि भारत को अब G7 का या G8 का, जैसे भी इस पूरे ग्रुप का, इस समूह का सदस्य होना चाहिए और ये बात औपचारिक रूप से भारत को अब सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुला लिया, अब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए और इसी तरह से G20 देशों में भी भारत को एक स्थायी सदस्य होना चाहिए और उसे एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। अब आप सबके लिए, ऐसे लोगों के लिए खासतौर पर एक जरूरी खबर जिनके मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया सुझाव दिया है कि हर मोबाइल नंबर पर टेलीकॉम कंपनियों को एक अतिरिक्त शुल्क देना होगा और यह शुल्क वन टाइम फीस या एक वार्षिक फीस के तौर पर दी जा सकती है। TRAI के सुझाव को लेकर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब लोगों को मोबाइल फोन के सिम कार्ड के लिए हर साल सरकार को एक निश्चित फीस देनी होगी और जो सिम कार्ड अभी लोग जितने भी चाहे मात्रा में खरीद लेते हैं, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर सिम कार्ड का आपको एक फीस देनी पड़ेगी या समझ लीजिए उसका किराया देना पड़ेगा। देखिए, अभी आपको सिम कार्ड मुफ्त में मिलता है,
ना तो आप उसका कोई किराया देते हैं, ना उस पर कोई फीस देते हैं, ये मुफ्त है। और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मुफ्त में ज्यादा से ज्यादा सिम कार्ड बेच रही हैं। यह दावा सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया कि टीआरएआई ने अब इस पर स्पष्टीकरण दिया और इन खबरों को फेक न्यूज बताया है। टीआरएआई का कहना है कि उसने अपने कंसल्टेशन पेपर में सिम कार्ड के उपयोग पर फीस लगाने का प्रस्ताव जरूर दिया है, लेकिन यह फीस सिम कार्ड उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि सिम कार्ड जारी करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिए होगी। टीआरएआई का कहना है कि भारत में अभी मोबाइल फोन नंबर्स के लिए जो सिम कार्ड जारी होते हैं उन्हें लेकर देश में उसी नीति का पालन हो रहा है जो उस समय आई थी जब हमारे देश में मोबाइल फोन ना के बराबर थे, जबकि अब हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और देश में हर 100 लोगों पर 85 सिम कार्ड हैं और इनमें भी कई सिम कार्ड तो ऐसे हैं जो इनएक्टिव होते हुए भी अभी बंद नहीं हुए हैं, यानी जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। भारत में कुल मिलाकर 119 करोड़ मोबाइल सिम कार्ड मौजूद हैं, 119 करोड़ मोबाइल सिम कार्ड, जिनमें 22 करोड़ सिम कार्ड ऐसे हैं जो उपयोग नहीं हो रहे और जिन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की सेवा बंद है। लेकिन इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियों ने इन इनएक्टिव सिम कार्ड्स को अभी तक बंद नहीं किया है और इसी मनमानी को रोकने के लिए टीआरएआई ने यह कहा है कि अब सिम कार्ड जारी करने के लिए इन कंपनियों पर एक निश्चित फीस लगानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह फीस आपसे ली जाएगी। टीआरएआई का कहना है कि अभी टेलीकॉम कंपनियां इनएक्टिव सिम कार्ड्स को इसलिए बंद नहीं करती क्योंकि ये इनएक्टिव सिम कार्ड उनके कस्टमर बेस को बढ़ाते हैं और जो लोग 2 सिम कार्ड रखते हैं उनमें 1 सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे मामलों में नीति बदलने के लिए टीआरएआई ने यह सुझाव दिया, लेकिन यहां यह फीस आपके लिए नहीं बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रस्तावित की गई है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके पास आजकल बहुत सारे लोग 1 से ज्यादा सिम कार्ड रखते हैं और टीआरएआई ने कहा कि यह बात सही नहीं है। टेलीकॉम कंपनी को कहा है कि अब आपको ऐसे हर सिम कार्ड पर एक फीस देनी पड़ेगी सरकार को, लेकिन बहुत बार टेलीकॉम कंपनियां जब उनके ऊपर कोई फीस आती है तो वो उपभोक्ताओं के ऊपर और पैसा लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं और वो फीस असल में आपसे लेने लगते हैं। इसमें आपके लिए जानकारी है कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ना आपको कोई फीस देनी है। यह फीस टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देनी पड़ेगी। इसलिए अभी अगर आप चाहें जितने चाहे सिम कार्ड रखिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना।